तो यहाँ थे हम। अग्नि महाभूत जो होगा वो क्या करेगा? अग्नि महाभूत होगा वो पित्त को बढ़ाएगा और वात और कफ का शमन करेगा। जल जो होगा वात और कफ को बढ़ाने वाला और पित्त का शमन करने वाला होगा। वहीं पृथ्वी महाभूत जो होगा वो कफ को बढ़ाएगा और वात का शमन, हैवी को बढ़ाता है, ठीक है, कफ का शमन करेगा। एक बार मैं इसकी फिर से ट्रिक बोल देती हूं। मैं 12 थी, 13 थी, 23 थी, 34 थी, 45 थी और 14 थी। क्लियर होनी चाहिए ये, ठीक है। आ जाओ अब रसों का ऋतु पर प्रभाव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है षड रस और ऋतु के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको ये करके आना है, पंच महाभूत और रसों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो ये आना है करके, ठीक है। अब देखिएगा, आपने सबने ऋतु पढ़ी होंगी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ऊपर वाली जो होती है वो आदान होती है, नीचे वाली जो होती है वो विसर्ग होती है। क्रम तो यही चलता है, शिशिर आती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और फिर आती है हेमंत, ऐसे आती है, ठीक है। तो ये 6 ऋतुएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऋतु होती हैं। तो इसमें रस याद कैसे करने हैं आपको? रस की उत्पत्ति क्रम याद करना है मेन, तो ये है, देखना 1 2 3 चला, देखना यहां से शुरू करना, नीचे 6वें नंबर पे लिखना मधुर, ठीक है। फिर चले जाओ 4 नंबर पे, वर्षा पे आ गए ना। वर्षा के सामने एक बार जैसे अपन याद करते ना ऋतु, वैसे याद कर रहा, ऋतु लिखना शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो मैंने ऋतु के नंबर लगा रखे हैं, मैं लिख रही हूं 6 के सामने मधुर, अम्ल, लवण, ऐसे लिखना। एक बार मधुर, 4 नंबर पे फिर ऊपर चले जाना, यूं ऊपर चले जाना, छलांग लगा लेना, मधुर, फिर ऊपर अम्ल, फिर आता है नीचे लवण। आ जाओ खत्म करो, यहां तक 3 4 हो गए, 1 2 3 देखते हैं फिर अपन। ग्रीष्म में लिखो कटु, फिर ऊपर छलांग लगानी है तिक्त, और फिर लिखो कसाय। ये वाला क्रम बेस्ट रहेगा आपको याद करने के लिए। तो मधुर, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत के लिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन रसों की इनमें उत्पत्ति होती है इन ऋतुओं में। देखिएगा जैसे आदान काल है, आदान काल के अंदर अपना शरीर का अंश, वो बलियांश बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो सौम्य प्रभाव वाला होता है, और हमारे शरीर के अंदर बल जो होता है उसका वर्धन होता है। अगर बल का वर्धन हो रहा है तो रस कौन से होने चाहिए? बल बढ़ रहा है तो रस होने चाहिए। बल को बढ़ाने वाले रस कौन से थे? मधुर, अम्ल, लवण थे कि नहीं थे? और जब हमने पढ़ा था आगे तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय यथा पूर्व में ये बलवान होते हैं। तो अपन ने सबसे ज्यादा बलवान किसको बताया था? मधुर रस को बताया था। उसके बाद में अम्ल था, उसके बाद में लवण था। तो मधुर, अम्ल, लवण क्या हुए? ज्यादा बलवान हुए कि नहीं हुए? इसलिए शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो विसर्ग काल था इसके अंदर कौन से रसों की उत्पत्ति होगी? मधुर, अम्ल, लवण रसों की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आदान काल। आदान काल के अंदर आती है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो होती है उन ऋतुओं के अंदर कटु, तिक्त, कसाय रस होते हैं। और इन आदान काल जो होता है उसके अंदर जो होता है चंद्रमा जो होता है उसका आग्नेय गुण उसके कारण बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है शिशिर के अंदर और हेमंत ऋतु में क्या डिफरेंस होता है? इतना ही होता है कि सर्दी तो उतनी ही पड़ती है, बस वायु जो होती है उसका रुक्ष गुण बढ़ जाता है। जब आप चरक संहिता पढ़ेंगे ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये चीज, पीजी के अंदर पूछी जाती है ये। इतनी सी इतना दे देता है कि हेमंत शिशिर ऋतु जो होती है उसमें अलग क्या होता है? सर्दी कम हो जाती है, सर्दी उतनी पड़ती है, सर्दी तो उतनी ही रहती है, उल्टा की ज्यादा होती है, लेकिन वायु जो होती है वो रुक्ष गुण वाली हो जाती है। बस इतना सा फर्क है। तो वायु की रुक्षता बढ़ जाती है, शरीर का स्नेह बांस जो होता है वो चंद्रमा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और देखो रस भी तो ऐसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। कटु, तिक्त, कसाय कैसे रस हैं? शरीर के अंदर रुक्षता लाने वाले रस हैं कि नहीं है ना? और बलवान नहीं है ना, बल का हास करने वाले हैं, बल को कम करने वाले हैं, इसलिए बल को कम करने वाले रस उत्पन्न होते हैं। इसीलिए देखो ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु के अंदर हो रहा कटु रस, तो बोलते हैं गर्मी में मधुर रस का सेवन करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ रही होती है और रस भी रुक्ष से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमें मधुर रस का सेवन करना चाहिए। अब देखिएगा, इसको हटाती हूं मैं एक बार के लिए।
अगर आपको ये वाला याद नहीं करना है और ये याद रहता है आपको, तो आप ये कर लेना कि शिशिर बसंत ग्रीष्म के अंदर तिक्त कसाय कटु हो गया, वर्षा शरद हेमंत के अंदर अम्ल लवण मधुर हो गया। ये याद कर लेना। अब देखना, ये जो दो ऋतु है ना, हेमंत है और शिशिर है, इनके अंदर जो होता है बल, जो होता है हमारे शरीर का उत्तम होता है। दोनों हो गई। अब शरद ऋतु और बसंत ऋतु जो होती है, इनके अंदर हमारे शरीर का जो रस वो बल होता है वो मध्यम बल होता है। और वर्षा है और ग्रीष्म ऋतु है, इनके अंदर हमारे शरीर के अंदर हीन बल होता है। सबसे ज्यादा हीन बल इन्हीं ऋतुओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रस निवृत्ति क्रम। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा देखिएगा, एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, रस निवृत्ति क्रम को समझाइए। अंतरिक्ष से जो जल आता है, ऊपर से जो जल आता है, अंतरिक्ष वाला जल जो होता है, इंपॉर्टेंट है कि जब आप 26 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे चरक संहिता के अंदर, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट बताया गया है कि अंतरिक्ष वाला जो रस होता है वो कौन से रस वाला होता है। अंतरिक्ष जल जो होता है कौन से रस वाला होता है, तो वो होता है अव्यक्त रस वाला। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष जल जो होता है निश्चित रूप से सौम्य स्वभाव वाला होता है, क्योंकि जल की और सौम्य स्वभाव किसके कारण होता है, जल में आभूत के कारण होता है, यानी शीत होता है, लघु होता है, इंपॉर्टेंट है, अव्यक्त रस वाला होता है। पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिएगा, यह जल आकाश से गिरता हुआ पंच महाभूतों के गुणों से युक्त होकर, पंच महाभूतों के गुणों से कब युक्त होता है, जब ये धरती पे आता है, जब अपने पृथ्वी लोक पे आता है, तब स्थावर और जांगम जंतु जो होते हैं और प्राणी जो होते हैं, इनका उपयोग करते हैं जब जल का, तो उनके अंदर जाके ये पंच महाभूतों से युक्त होता है। रस की उत्पत्ति तब होती है, तभी पता चलता है कि रस मधुर है या अम्ल या लवण है, वरना अंतरिक्ष जल तो अव्यक्त रस वाला होता है। ठीक है, क्लियर। अतः मूर्तियों में ही 6 रस अभिव्यक्त होते हैं, यानी या तो ये प्राणियों के अंदर होंगे या फिर जंतुओं के अंदर ही 6 रस व्यक्त होते हैं। 6 रस का पता यही लगा पाते हैं। इन रसों में सोम की अधिकता होती है तो मधुर रस है। पहले पढ़ चुके हैं, जल और पृथ्वी महाभूत से कौन बना था, मधुर रस बना था कि नहीं बना था, बना था। पृथ्वी और अग्नि महाभूत से अम्ल रस बना था कि नहीं बना था, बना था, यानी कि 13 नंबर हुआ था। जल और अग्नि महाभूत की अधिकता से लवण रस, यानी कि 23 नंबर था। जल था 2 नंबर पे, अग्नि महाभूत था 3 नंबर पे, तो 23 नंबर था। वायु और अग्नि की अधिकता से, यानी कि 34 नंबर पे क्या था, कटुरस था। वायु और आकाश महाभूत की अधिकता से तिक्त रस, यानी 45। पृथ्वी और वायु महाभूत, यानी कि पृथ्वी 1 हो गया था, वायु 4 हो गई थी, यानी 14 नंबर पे क्या था, कसाय रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि इन महाभूतों से युक्त होता है ना, तभी इन रस उत्पत्ति होती है। अब देखिएगा, इस प्रकार या तो महाभूत ज्यादा हो जाते हैं कभी, या महाभूत कम हो जाते हैं, या एक ज्यादा हो जाता है एक कम हो जाता है। उसी के कारण नाना वर्ण की आकृति वाले स्थावर और जांगम जो होते हैं प्राणी, उनमें 6 रस जो होते हैं वो व्यक्त होते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है रस निवृत्ति क्रम, अगर एग्जाम में आता है तो आप यही सब समझा के आएंगे। अब देखिएगा, रस और अनुरस इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, रस व अनुरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर 5 में आता है तब भी आप अच्छे से लिख के आ जाना। देखिएगा एक बार, रस क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में किसी द्रव्य को जीवा पर रखते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्त होता है ना वो रस होता है। जैसे आंवला होता है, आंवला जब खाते तो स्टार्टिंग में खट्टा होता है, लेकिन लास्ट के अंदर जो उसका अनुरस होता है वो मीठा होता है, मतलब मधुर रस वाला और शीतलता देने वाला होता है लास्ट के अंदर। खाया होगा सबने आंवला, तो आंवले की तो देखिएगा, किसी भी द्रव्य का आस्वादन करने पर जिस रस की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति होती है उसे रस बोलते हैं। क्लियर है, सबसे पहले जो टेस्ट आएगा, सबसे पहले खाते ही जो रस आता है, टेस्ट आता है, वो होता है रस। अनुरस जो प्रधान के बाद में व्यक्त होता है, इंपॉर्टेंट है, जो प्रधान के बाद में व्यक्त होता है उसे अव्यक्त होता है, और व्यक्त कौन होता है, रस होता है। अव्यक्त कौन होता है, अनुरस होता है, और उसे बोलते हैं अनुरस। देखिएगा परिभाषा, व्यक्तः शुष्कस्य च आदो च रसो द्रवस्य लक्ष्यते। मतलब क्या होता है, व्यक्त है यानी कि जो व्यक्त अवस्था में होता है, जो व्यक्त होता है हमारी रसेंद्रिय के द्वारा व्यक्त होता है। शुष्क द्रव्य, शुष्क अवस्था में जिसका स्वाद पता चलता है हमें, शुष्क अवस्था में जो व्यक्त होता है वह जो होता है
वो जो रस होता है वो जो हमें जीवा पे जिसका ज्ञान होता है, जिस द्रव्य का शुष्क अवस्था में और व्यक्त अवस्था में जिसका ज्ञान होता है जिस द्रव्य का, उसे रस बोलते हैं। देखिएगा, शुष्क द्रव्यों का रसेंद्रिय से संयोग होने पर जो रस प्रारंभ में व्यक्त होता है उसे प्रधान रस बोलते हैं, और जो अप्रधान होता है उसे अनुरस बोलते हैं। अनुरस देखेगा, विपर्य अनुरस हो, इसके विपरीत जो व्यक्त है तो अव्यक्त है, शुष्क है तो आर्द्र अवस्था है, इसके विपरीत वाला क्या होगा? अनुरस होगा। रसो नास्तितः सप्तम है, वह अनुरस होता है। रस के विपरीत अनुरस होता है। इसके 3 लक्षण होते हैं अनुरस के। एक तो ये अव्यक्त होता है, एक ये आर्द्र अवस्था में है फिर भी अस्थायी है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो आर्द्र अवस्था है वो कभी ना कभी तो शुष्क होगी, इसलिए अनुरस क्या होता है? वो अस्थायी होता है, और रस क्या होता है? वो स्थायी होता है। क्योंकि शुष्क अवस्था तो परमानेंट होती है, किसी न किसी रस के अंदर कोई भी द्रव्य होता है उसकी शुष्क अवस्था तो होगी होगी कुछ टाइम के बाद में, इसलिए ये अस्थायी हो गया। तो अनुरस क्या है? अस्थायी है। रस क्या है? स्थायी है, और ये अंत में व्यक्त होता है, इसलिए इसे अनुरस बोलते हैं। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए क्या क्या डिफरेंस है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। आपके भाव, अभिव्यक्ति पूर्णतः व्यक्त होगा, ये सही बात है, या तो ये अव्यक्त होगा यानी व्यक्ति नहीं होगा, या तो पता ही नहीं चलेगा कि अनुरस है भी, या फिर होगा तो थोड़ा बहुत व्यक्त होगा। अभिव्यक्त देखना इसका, सबसे पहले यानी पहले होता है, जीवा पे रखते ही जो द्रव्य का जो पता चलता है रस, वो होता है रस। या ये जो होता है वो अंत में होता है, लास्ट में पता चलता है, वो अनुरस होता है। ये प्रधान होता है, ये अप्रधान होता है, एक ये भी जोड़ देना। अवस्था, ये शुष्क अवस्था में स्थायी है, और ये शुष्क अवस्था में अस्थायी, और आर्द्र अवस्था में पता चलता है। ये आर्द्र अवस्था में तो चलेगा, शुष्क अवस्था में तो स्थायी है ही नहीं, तो आर्द्र अवस्था में इसका पता चलता है। अब देखिएगा, रस और अनुरस का ज्ञान का उपाय जो होता है वो जीवा ही होती है, और कुछ नहीं है। देखना, रसनार तो रस है, रस का ज्ञान रसेंद्रिय के द्वारा होता है। जब कोई द्रव्य रसना के संपर्क में आता है तभी हम रस का ज्ञान कर पाते हैं कि उस द्रव्य के अंदर वो मीठा है या वो कड़वा है या वो नमकीन है, उसका पता चल पाता है। देखना, रसो निपाते द्रव्याणाम, यानी कि निपाते मतलब कि गिरना, जीवा के ऊपर जब कोई द्रव्य गिरता है तभी उसके रस का पता चलता है। देखिएगा नोट्स में, रस का ज्ञान जीवा पर निपात यानी कि गिरने से होता है। रस का सर्वप्रथम अभिव्यक्ति होती है तथा जिसकी अभिव्यक्ति बाद में होती है उसे अनुरस कहते हैं। क्लियर है? अब आता है रस का लक्षण, आज का लास्ट पॉइंट। रस का लक्षण एक एक करके पढ़ लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट होगा जो मैं बताती चलूंगी आपको। मधुर रस जो होगा वो शरीर में स्नेहन करता है, प्रीणन करता है, उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण करने के लिए, आहनन करता है, मृदुता लाता है यानी कि सॉफ्टनेस लाता है अपनी बॉडी में। इंपॉर्टेंट है, मधुर रस मुख में स्थित होकर, मुख में व्याप्त होकर लेप की भांति प्रतीत होता है। जब भी हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो एक जीवा पे कोटिंग सी हो जाती है, तो उससे बोलते हैं मधुर रस। तो मधुर रस का मेन लक्षण क्या होता है? जीवा के ऊपर लेप की प्रतीति होती है, वो होता है मधुर रस। अब देखना अम्ल रस। अम्ल रस जो होता है दंत हर्ष, यानी दांत खट्टे हो जाते हैं ना, तो दंत हर्ष। मुख से स्राव, लाला स्राव, ठीक है, समझ गए होंगे, जैसे गोलगप्पे को देख के होता है वही, मुख से लाला स्राव। स्वेदन, मुख में रस का ज्ञान होने से, छोड़ो, मुख और कंठ में दाह करने वाला होता है अम्ल रस। क्योंकि अम्ल रस जो होता है उसके अंदर महाभूत कौन सा होता है? अग्नि महाभूत होता है, और एक पृथ्वी महाभूत होता है। तो अग्नि महाभूत के कारण क्या होगा? ये कंठ में दाह करने वाला होता है। तो क्लियर है, दंत हर्ष, मुख में स्राव करने वाला, और कंठ में विदाह करने वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लवण रस। लवण रस जो होगा शीघ्रता से घुलेगा, क्लेद करने वाला होता है। इंपॉर्टेंट, चिपचिपापन, क्लेद करेगा। लवण में पानी होता है, विषंदन करेगा, मृदुता उत्पन्न करता है शरीर में। और यही मृदुता कौन उत्पन्न कर रहा था? मधुर भी उत्पन्न कर रहा था पीछे। मुख में विदाह करने वाला होता है, ये भी दाह करेगा मुख के अंदर, क्योंकि इसमें भी अग्नि महाभूत होता है। कटु रस देखना, जीवा के स्पर्श में रखने पर, आगे जब रखते हैं ना, एक शोभ, उद्वेग यानी कंपन सा महसूस होता है, उसे बोलते हैं कटु रस। और क्या कहता है? स्राव को उत्पन्न करता है। तिक्त रस, एक एक लक्षण है सबको याद, मतलब एक एक लक्षण ही याद रखने हैं सबके।
मेन पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए। तिक्तरस, जो जीवा के, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तिक्तरस ध्यान से पढ़िएगा, जो जीवा के स्पर्श से स्वाद का नाश कर देता है, स्वाद का पता नहीं चलता है, जीवा को प्रिय नहीं होता है, मुख में विषदता उत्पन्न करता है, मुख में शोष और मुख का प्रलादन यानी प्रसन्न करने वाला होता है मुख को, उसे बोलते हैं तिक्तरस। तो तिक्तरस क्या होता है? स्वाद का नाश कर देता है और जीवा को प्रिय नहीं होता है। खत्म। कषाय रस देखना, जो जीवा में विषदता उत्पन्न, मेन है कषाय रस का तो लक्षण ही यही होता है, जकड़ाहट उत्पन्न करना शरीर के अंदर, तो स्तंभन और जकड़ाहट उत्पन्न करता है। जब भी जामुन खाते हैं तो जीभ जकड़ जाती है ना, और जामुन में कौन सा रस होता है? कषाय रस होता है कि नहीं होता है? होता है, और स्तंभन कर्म करता है। और कषाय रस वाले तो आगे हम डीजी सेकंड पढ़ेंगे, तो कषाय रस का मुख्य कर्म होगा स्तंभन कर्म करना। तो स्तंभन करता है और जड़ता करता है। कंठ के बांधने वाला होता है, यानी गला जाम हो जाता है जब जामुन खाते हैं, उसके बाद में देखना गला जाम हो जाता है, तो कंठ को बांधने वाला होता है। विकासी गुण वाला होता है, और विकासी गुण, सुपारी जो होती है क्या करती है? विकासी गुण गले को चौक कर देती है। कुछ टाइम देखना, सुपारी खाते हो, किसी किसी को होता भी होगा, सुपारी खाते हैं तो गले में एक अजीब सी चकड़ाहट, जैसे सीने में दर्द भी होता है। विकासी गुण क्या करता है? संक्षोभ करने वाला होता है, मतलब आकुंचन कर देता है, इसीलिए बोलते हैं उसको विकासी गुण, यानी कि सिकुड़ देता है, सिकोड़ देता है, संकोच करने वाला होता है, इसीलिए सुपारी खाते हैं तो गला जकड़ जाता है हमारा। तो कसाय रस जो होगा क्या करेगा? कसाय रस जो विकासी गुण वाला होगा और बंधनों को, मतलब कंठ को जकड़ाहट उत्पन्न करता है, जड़ता उत्पन्न करता है, स्तंभन कर्म करता है, उसे बोलते हैं कसाय रस। आज के लिए इतना ही, बाकी ये जो रस के गुण कर्म है ये पढ़ते हैं अपन कल। समझ में आया? ट्रिक वगैरह अगर समझ में नहीं आए तो ग्रुप में मैसेज करके वापस पूछ लेना। कुछ बोल रहे हो? अगर ट्रिक समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं ट्रिक लिख के सेंड कर दूंगी आपको एक पेज पे, फिर आप कॉपी कर लेना उसको। ओके।